वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई द केरला स्टोरी मूवी को लेकर आया हूँ, जो बहुत ही लिमिटेड स्क्रीन पे रिलीज हुई। लोगों ने जब से इस मूवी का टीजर देखा, ये मूवी कंट्रोवर्सी में चलने लगी। तो डायरेक्टर भाई साहब ने कहा कि भाई साहब पहले आप लोग मूवी देखिए, बाद में एक मुद्दे पर आइए। कुछ लोगों ने इस मूवी के ऊपर केस भी कर दिया। तो फाइनली कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि यहाँ पर बात रिलीजन की नहीं है, बात है ISIS ग्रुप की। किस तरह से ये ग्रुप धर्म की आड़ में लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, ह्यूमन बॉम्ब्स बनाते हैं। ऐसा कहते हुए मूवी को रिलीज करने का परमिशन दिया। केरला में अभी भी बहुत ही सिक्योर तरीके से इस मूवी को चलाया जा रहा है थिएटर्स में। सो चलिए हम भी कंट्रोवर्सी से दूर रहते हुए मूवी की कहानी को देखते हैं कि आखिरकार ये मूवी हमको क्या बताना चाहती है। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही अफगानिस्तान के एक UN सेंटर को दिखाया जाता है, जिसमें फिलहाल पुलिस वाले फातिमा बा नाम की एक लड़की को इंट्रोगेशन के लिए बुलाते हैं। मतलब फातिमा बा यहाँ की एक कैदी होती है और एक्चुअली पुलिस वालों के नजरिए में फातिमा बा एक आतंकवादी है। और इन लोगों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि फातिमा बहुत ही मुश्किल से बच पाई। खुद फातिमा को ही यकीन नहीं था कि जिंदा बच पाएगी। सो पहले तो फातिमा पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर उन लोगों ने मेरी बेटी को छीन लिया, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। इस तरह से फूट फूट के रोने लगती है। पुलिस वाले कहने लगते हैं कि तलाश जारी है, हम लोग तुम्हारी कहानी को जानने के लिए यहाँ पर बुलाया है। सो फातिमा अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है कि इसका असली नाम है शालिनी उन्नीकृष्णन, जो एक केरला की रहने वाली है। शालिनी को ट्रैप किया गया, ब्रेन वॉश किया गया। ऑलमोस्ट ये क्या 1.5 साल पहले शालिनी इशाक नाम के एक बंदे के साथ अफगानिस्तान पहुंची। मतलब इन लोगों का मानना होता है कि ये लोग किसी खलीफा को सर्व करने वाले हैं। एक्चुअली मूवी की कहानी थोड़ा पास्ट प्रेजेंट में चलती रहती है। खैर यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शालिनी प्रेग्नेंट है। शालिनी इसी हालत में बहुत ही लंबा सफर तय करने लगती है। शालिनी पुलिस वालों से कहने लगती है कि पहले तो शालिनी अपनी मर्जी से ही इंडिया से निकली थी। जब शालिनी वहाँ पर पहुँची तो इसको सब कुछ गलत लगने लगा और फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान इसका सफर ऐसा रहा जैसे इसकी दिमाग में कोई प्रोग्रामिंग करके रखा हो। बस आंख बंद करके हर एक पर भरोसा करने लगी। उसके बाद सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, जहाँ पर शालिनी अपने केरला में अपने माँ और नानी के साथ बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी। कुछ दिनों बाद शालिनी नर्सिंग करने के लिए कासरगुड़ा में आकर हॉस्टल में रहने लगती है। कॉलेज में एंटर होने से पहले शालिनी दीवारों पर कुछ ऐसे स्लोगन्स को देखती है जो आतंकवादी से रिलेट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। खैर शालिनी के रूम में 3 और लड़कियां होती है, गीतांजलि, निमा मैथ्यू, आसिफा बा। आसिफा का यही नेटिव प्लेस होता है, लेकिन शालिनी, गीतांजलि, निमा ये तीनों अलग अलग प्लेस से आए होते हैं। कुछ ही सेकंड्स में ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। खैर उसके बाद सारे स्टूडेंट्स मीटिंग पर जाते हैं। मीटिंग के दौरान कोई अनजान बंदी शालिनी, गीतांजलि, निमा की फोटो क्लिक करती रहती है और इसी तरह स्पीच देने वाली औरत अपने स्टूडेंट्स को कहने लगती है कि बाहर के कुछ लोग आकर हमारे कॉलेज का माहौल बदल रहे हैं। आपने दीवारों पर देखा ही होगा, हम जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेंगे। खैर शालिनी, गीतांजलि, निमा की फोटोज क्लिक करने के बाद वो लड़की किसी को इन तीनों की फोटो सेंड करती है। उसके बाद सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर शालिनी और इशाक अफगानिस्तान जा रहे होते हैं। अफगानिस्तान की किसी जगह पर ये दोनों ये देखते हैं कि कुछ आतंकवादी टैंक में से काफी सारे बच्चों को बाहर निकाल रहे हैं। बच्चे क्या, इसमें टीनेज लड़कियां भी मौजूद होती है। शायद ये लोग तालिबान वाले होते हैं। शालिनी, इशाक और वो ड्राइवर इनके करीब नहीं जाते, बस छुप छुप के देखते रहते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एक्चुअली ऑलरेडी इनके बॉस ने इनको वार्निंग दिया था कि पहले तुम लोगों को तालिबान के नजर से बचना होगा। खैर और थोड़ा आगे जाने के बाद शालिनी ये देखती है कि किसी जगह पर लाशों की ढेर लगी है। शायद यहाँ पर इन लोगों को मारा गया हो या तो फिर बम से उड़ा दिया गया हो। मतलब बॉडीज के आधे आधे टुकड़े होते हैं। ये नज़ारा देखकर शालिनी वॉमिटिंग ही करने लगती है। उसके बाद फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, मतलब ISIS हाइडआउट की जगह अफगानिस्तान। इसी जगह पर बहुत सारे ISIS के लोग होते हैं। खैर यहाँ आने के बाद शालिनी इशाक से इसकी माँ से बात करने की विश करने लगती है। इशाक कहने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, तुम इंडिया को कॉल नहीं कर सकती। लेकिन जब शालिनी ज्यादा जिद करने लगती है तो इशाक इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाने लगता है, लेकिन बाद में बहुत ही प्यार से समझाने लगता है कि पहले तुम अपने असली मकसद को पहचानो। जिहाद के रास्ते पर पहले अपनों को ही कुर्बान करना पड़ता है। और उसके बाद वो ड्राइवर इन दोनों को एक छोटा सा घर दिखाता है रहने के लिए। घर के अंदर आते ही इशाक जबरदस्ती शालिनी के साथ रेप करने लगता है। शालिनी समझाने लगती है कि ये सरासर गलत है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम अपनी वाइफ के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन इशाक शालिनी से कहने लगता है कि इस्लाम में अगर पत्नी पति को खुश नहीं कर पाई तो पत्नी गुनहगार है। शालिनी भी कहने लगती है कि इस्लाम रेप की इजाजत नहीं देता।
जबरदस्ती करने के बाद इशाक यहीं पर ना बस करते हुए इसको एक छापड़ भी लगाता है। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है, मतलब कॉलेज डेज में। एक दिन आसिफा इन तीनों को कहीं पर ले जाने का प्लान बनाती है और इसी तरह आसिफा इन तीनों लड़कियों को दो लड़कों से मिलवाती है, रमीज और अब्दुल। रमीज MBBS कर रहा है और अब्दुल एक बिजनेसमैन है, ऐसा ये दोनों इन लड़कियों को बताते हैं। बातों ही बातों में रमीज अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बताने लगता है कि दूसरे कंट्री में जॉब करना चाहता है, अच्छे से पैसे कमाकर गरीबों की हेल्प करना चाहता है। इस तरह से पहले ये दोनों अपना अच्छा सा इंप्रेशन जमाने लगते हैं। उसके बाद ये सारे लोग बीच के पास जाकर ऐसे ही एंजॉय करने लगते हैं। रात होने के बाद ये चार लड़कियां डिनर करने के लिए किसी होटल में जाते हैं। सो खाना खाने से पहले आसिफा और निमा अपने अपने तरीके से प्रे करने लगते हैं। अब शालिनी और गीतांजलि बस ऐसे ही खाने लगते हैं। शालिनी जब इसके बारे में पूछती है, निमा कहने लगती है कि मैं एक कैथोलिक हूँ, हमारे घर में हमेशा खाने से पहले प्रे किया जाता है। और इसी तरह आसिफा भी कहने लगती है कि हम लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमको खाने के लिए अच्छा सा खाना दिया। खाने से पहले प्रे ना करना ये गुनाह है। अब इसी दरमियान में अपना काम खत्म करके रमीज और अब्दुल भी यहाँ पर आते हैं। डांस स्टेज के पास जाकर ये लोग बस ऐसे ही डांस वगैरह करने लगते हैं। ये होने के बाद ये चारों लड़कियाँ पैदल अपने हॉस्टल आने लगते हैं। अब आसिफा की वो बात शालिनी की दिमाग में बैठ चुकी होती है कि बिना प्रेयर के खाना क्या गुनाह है। आसिफा कहने लगती है, हाँ, विदाउट प्रेयर खाना खाना एक गुनाह है, जहन्नुम में ले जाता है ये गुनाह हमको। और तुमको पता है जहन्नुम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा हॉट होती है। अब गीतांजलि कहने लगती है कि ये हेल वगैरह ये सब कुछ इंसान की बनाई हुई बातें हैं, भगवान मरने के बाद क्यों पनिश करेगा। हालांकि भगवान इंसानों से प्यार करता है, जैसे हमारे माँ बाप हमको प्यार करते हैं, तो हमको हेल में क्यों डालेगा। लेकिन आसिफा दोज़ख के बारे में बताते हुए इन तीनों लड़कियों को बहुत डराने लगती है। और इन्हीं बातों में आसिफा ये भी कहने लगती है कि जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता वो सारे लोग जहन्नुम में जाएंगे। खैर यहाँ पर एक और बात यह है कि इस सारी मूवी में निमा आसिफा की बातों को बस ऐसे ही मजाक में उड़ाती रहती है, लेकिन शालिनी और गीतांजलि बहुत ही सीरियसली लेते हैं, उसकी बातों को लेकर बहुत सोचने लगते हैं। जब भी वीकेंड आता आसिफा इन तीनों लड़कियों को अपने घर ले जाया करती थी और लास्ट टाइम ईद के दिन भी ये तीनों लड़कियां आसिफा के घर जाकर ही मनाया था। देखते ही देखते शालिनी रमीज के करीब होने लगती है और इसी तरह गीतांजलि अब्दुल से। खैर उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है, शालिनी और इशाक की तरफ। एक्चुअली ये दोनों सरिया जाने का प्लान कर रहे होते हैं। फिलहाल इशाक शालिनी को यहाँ पर छोड़कर कहीं पर जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। इशाक बाहर जाते ही शालिनी फटाफट से बुर्का पहनकर अपने घर से बाहर जाती है, मतलब शायद भागने के लिए। तभी शालिनी ये देखती है कि कुछ लोग एक औरत को गोली मार दिया। ये देखकर शालिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। और थोड़ा आगे जाने पर बाजार में ये देखती है वही ISIS के लोग एक औरत का हाथ और उसके पति का गला काट देते हैं, क्योंकि उस औरत ने लिपस्टिक लगाया था। अब उसके पति को इसलिए मारा क्योंकि वो अपनी वाइफ को रोक नहीं पाया। वो नजारा देखकर शालिनी उसी वक्त बेहोश हो जाती है। तभी शाजिया नाम की एक लड़की इसको होश में लाकर उसके घर ले जाने लगती है। शाजिया शालिनी को समझाने लगती है कि तुम यहाँ से भागने का सोचना भी मत, देखते ही वो लोग गोली मार देंगे। खैर उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है कॉलेज डेज। एक दिन दो मौलवी चार लड़के और आसिफा को अपने पास बुलाकर एक दवाई के बारे में बताने लगते हैं और इससे सम काइंड ऑफ ए ड्रग होता है जिसकी मदद से मैनिपुलेशन आसानी हो सकती है। सो ये दो मौलवी उन चार लड़के और आसिफा से कहने लगते हैं कि अब इस दवाई को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। गरीब लड़कियों को ढूंढो, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाओ, हो सके तो लड़कियों को प्रेग्नेंट भी कर दो। और उसी तरह वो मौलवी आसिफा को डांटने लगता है कि अभी तक तुम लोगों ने 3 लड़कियों को हमारी ग्रुप में शामिल नहीं किया। आसिफा कहने लगती है कि जनाब निमा इतना जल्दी हाथ नहीं आने वाली, वो कैथोलिक है। खैर दूसरे दिन आसिफा अपने लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है। शालिनी, गीतांजलि और निमा बस ऐसे ही शॉपिंग करने के लिए किसी शॉपिंग मॉल आते हैं। आसिफा अपने लड़कों को उन तीनों लड़कियों के पास भेजकर जबरदस्ती उनसे छेड़खानी करते हुए उनको बहुत जलील करने लगते हैं। हल्के से इन तीनों के कपड़े भी फाड़ देते हैं। बेचारी ये तीनों लड़कियां बहुत ही एम्बेरस फील होने लगती है। हॉस्टल आने के बाद आसिफा इन तीनों को यही बात बताने लगती है, तुम लोगों ने छोटे कपड़े पहना इसलिए उन लड़कों की नजर तुम्हारे ऊपर आ गई, तुमसे छेड़खानी की। अगर तुम लोग बुर्का या हिजाब पहनते तो क्यों वो लड़के तुमको छेड़ते। और इसी तरह आसिफा भगवान जीसस के बारे में बात करते हुए इन तीनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती रहती है। खैर उसके बाद शालिनी और गीतांजलि रमीज और अब्दुल के घर आते हैं, उनके पास आते हैं। अब ये दो लड़के उन दोनों लड़कियों को समझाते हुए वो वाली दवा देने लगते हैं जो ड्रग्स का काम करती है।
खैर इस हादसे के बाद शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहनना स्टार्ट करते हैं और इसी तरह देखते ही देखते ये दो लड़कियां रमीज और अब्दुल से और क्लोज होने लगते हैं। इसी में एक दिन शालिनी और गीतांजलि इन दोनों से प्यार मोहब्बत के बारे में पूछने लगते हैं। क्या इस्लाम में प्यार करना जायज है? बिना शादी के फिजिकल होना जायज है? इसके जवाब में रमीज और अब्दुल इस तरह से बात को मैनिपुलेट करके इन दोनों के सामने रखते हैं। इन दोनों की बातें सुनने के बाद शालिनी और गीतांजलि इस बात को सच ही समझ लेते हैं। मतलब जब लड़का और लड़की राजी हो, कबूल हो तो सब कुछ कर सकते हैं। अब इसी बात को सच मानकर देखते ही देखते शालिनी और गीतांजलि उन दोनों लड़कों से फिजिकल भी होने लगते हैं, क्योंकि ये दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों से बहुत प्यार करने लगती है। दूसरी तरफ आसिफा को जब भी मौका मिलता शालिनी और गीतांजलि को अपने पास बिठाकर भगवान, जीसस, अल्लाह के बारे में कंपेयर करते हुए काफी सारी दलीलें देती रहती है। अब ये बातें सुनने के बाद धीरे धीरे ये दो लड़कियां आसिफा की बातों में आते रहते हैं, लेकिन निमा इन सब से दूर ही रहती है। खैर उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है अफगानिस्तान। एक दिन शालिनी एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। कुछ दिनों बाद शालिनी इशाक से यही पूछने लगती है कि कब हम लोग बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। शालिनी जब भी ऐसी कोई बात करती है इशाक शालिनी पर बहुत गुस्सा करने लगता है। उसके बाद इशाक कुछ मिशन के काम से दूसरी जगह पर जाने लगता है, शालिनी को दोबारा अकेला छोड़कर। बेचारी शालिनी के घर में अपने बच्ची को दूध पिलाने के लिए दूध भी मौजूद नहीं होता। उसकी बच्ची बहुत रोती रहती है। शाजिया के पास आकर कुछ दवाई वगैरह देकर अपनी बच्ची का रोना बंद करती है। शाजिया से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे मेरी अम्मा से बात करनी है, प्लीज एक बार मुझे बात करवा दो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद शाजिया शालिनी को लेकर किसी औरत के घर जाती है। उस औरत की फोन से अपनी माँ के नंबर को एक वॉइस मैसेज सेंड करती है। मैसेज में शालिनी पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहती है, यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहती है। जब शालिनी और शाजिया उस औरत के घर से बाहर जा रहे होते हैं तभी शायद उस औरत का पति आकर उस औरत को गोली मार देता है। शायद फोन ट्रैक कर चुका होता है। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है। शालिनी और गीतांजलि अपने घर जाने का प्लान बना रहे होते हैं। आसिफा प्लान करके इन दोनों को समझाने लगती है कि तुम दोनों रमीज और अब्दुल की बात अपने घर में मत बताना। दूसरे दिन जब ये लड़कियां हिजाब पहनकर अपने अपने घर जाते हैं, इनके घर वाले हिजाब में देखकर ये तो शॉक में रह जाते हैं और शालिनी जब से घर आई है पूजा पाठ को तो भूल ही जाती है। ये दोनों वापस आने के बाद आसिफा शालिनी और गीतांजलि को उन दोनों मौलवी साहब के पास ले जाती है। यहाँ पर ये दो मौलवी कुछ लड़के और लड़कियों को इस्लाम के बारे में लेक्चर्स देते रहते हैं। यहाँ के कुछ लड़कियों से बात करने पर शालिनी और गीतांजलि को पता चलता है कि इन दोनों की तरह काफी सारी लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद है। मतलब कुछ लड़कियाँ हिंदू, कुछ लड़कियाँ क्रिश्चियन और ये सारी लड़कियाँ किसी मुस्लिम लड़की से प्यार करके यहाँ पर रह रही है। उसके बाद शालिनी को ये बात पता चलती है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। यही बात रमीज को आके बताने लगती है। रमीज और अब्दुल यही कहने लगते हैं कि इनके घर वाले इनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे क्योंकि शालिनी और गीतांजलि एक हिंदू है। मौके का फायदा उठाकर आसिफा हल्के से ये कहने लगती है, तो इसमें क्या हुआ, शालिनी और गीतांजलि इस्लाम कबूल कर लेंगे तब तो तुम्हारे घर वाले इन दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे ना। यह सुनने के बाद इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। आसिफा से कहने लगती है कि हिजाब पहनने की बात तो सही है लेकिन इस्लाम कबूल करना यह मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। रमीज कहने लगता है, देखो शालिनी, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो तुमको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये दो लड़कियां इस्लाम कबूल कर लेती है। यहाँ पर बैकग्राउंड में एक लाइन चलती है और वो लाइन ये है, झूठी तस्वीर दिखा के मजहब की इंसान ही बदल डाला। सच में बहुत गहराई है इस लाइन में। इसी दरमियान में गीतांजलि कुछ ज्यादा ही ड्रग्स का सेवन करने लगती है। अब्दुल से कांडमांड करने लगती है, अपनी न्यूड पिक्चर्स भी सेंड करने लगती है। खास बात सीन इस तरफ शिफ्ट होता है अफगानिस्तान। एक दिन दो लोग शालिनी के पास आकर ये न्यूज सुनाने लगते हैं कि एक हादसे की वजह से ईशा की मौत हो चुकी है। यह सुनने के बाद शालिनी के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब यहाँ से बाहर निकलने का शालिनी के पास ईशा की एक रास्ता था, अब वही नहीं रहा। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है केरला में। एक दिन गीतांजलि को पता चलता है कि गीतांजलि के फादर को हार्ट अटैक हुआ और इस टाइम पीरियड तक गीतांजलि टोटली बदल चुकी होती है। यह अपने माँ बाप को भी देखना नहीं चाहती क्योंकि इसके माँ बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन आसिफा गीतांजलि को ऐसी पट्टी पढ़ाने लगती है कि वो अपने बाप के घर जाकर अपने हिस्से की प्रॉपर्टी हासिल करे, ये तुम्हारा हक है। इस तरह से गीतांजलि हॉस्पिटल जाती है अपने फादर को देखने के लिए और शायद अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स हासिल करके अपने फादर के माथे पर थूकने लगती है क्योंकि आसिफा ने इसको ऐसा करने के लिए कहा। इसके कुछ दिनों बाद अब्दुल गीतांजलि को मनाने लगता है कि तुम मेरे पास सीरिया आ जाओ। गीतांजलि कहने लगती है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, यहाँ तक ठीक है, उसके बाद मैं इंडिया छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाने वाली। अब्दुल गीतांजलि के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तू मेरे साथ सीरिया आएगी अपने खलीफा के पास।
अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारी न्यूड फोटोज मेरे पास है, सोशल मीडिया में वायरल कर दूंगा। यहीं पर ही गीतांजलि को पता चल जाता है कि ये सब कुछ ट्रैप है शालिनी और गीतांजलि को फंसाने का। अब्दुल एक नामर्द है, इसीलिए गीतांजलि प्रेग्नेंट नहीं बनी। फाइनली अब्दुल गीतांजलि को वार्न करते हुए उसको एक टाइम देता है कि तुम्हारे पास बस इतना ही वक्त है। दूसरी तरफ जब शालिनी रमीज को फोन करती है, उसका फोन नहीं लग रहा होता। वो मौलवी के पास आती है। मौलवी शालिनी से कहने लगता है कि रमीज तो इंडिया छोड़कर भाग गया अपने फैमिली को लेकर, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया बेटा। हालांकि रमीज दूसरे कमरे में छुपा होता है। शालिनी पूछने लगती है तो मैं इस बच्चे का क्या करूं? मौलवी कहने लगता है अगर कोई नेक बंदा इस बच्चे को अपना कर तुमसे शादी कर ले, तुम उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हो। इस तरह से वो मौलवी शालिनी को इशाक से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब बेचारी शालिनी रमीज से बहुत प्यार किया करती थी, झटके से ये दूसरे बंदे से शादी करने के लिए कैसे सोच सकती है? मतलब इस तरह से बेचारी शालिनी कंफ्यूजन में रहती है। दूसरी तरफ गीतांजलि वापस अपने घर आकर अपने माँ बाप से माफी मांगने लगती है। दूसरी तरफ शालिनी और इशाक की शादी हो जाती है। शादी होने के थोड़ी ही देर बाद शालिनी की माँ वहाँ पर आती है गीतांजलि से एड्रेस पता करके। शालिनी की माँ मौलवी से कहने लगती है कि मौलवी साहब, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ। अच्छी बात है मेरी बेटी ने शादी कर ली, मैं अपने दामाद को एक्सेप्ट भी कर लूंगी, मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगी। लेकिन आसिफा शालिनी की माँ से कहने लगती है कि देखिए आंटी, ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज आप यहाँ से जाइए, हम हैं शालिनी का ख्याल रखने के लिए। और उसी तरह शालिनी कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप अंदर चली जाती है। बाद में शालिनी की माँ को गीतांजलि से पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है, इसीलिए शालिनी वापस नहीं आना चाहती। उसी वक्त अब्दुल गीतांजलि की वो न्यूड फोटोज सारे सोशल मीडिया में वायरल कर देता है। गीतांजलि के फोटोज वीडियोस को देखकर इसके रिश्तेदार इनके घर को कॉल करते रहते हैं लगातार। इस बेइज्जती को ना सहते हुए गीतांजलि उसी हिजाब से फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। खैर दूसरी तरफ कुछ लोग इशाक और शालिनी को कुछ ट्रेनिंग वगैरह देते हुए इन दोनों के नकली पासपोर्ट बनवाते हैं। इंडिया से बाहर जाने से पहले इन लोगों ने शालिनी को उसकी माँ से मिलने के लिए कहा। शालिनी अपनी माँ से मुलाकात करके यही कहा कि हम दोनों हनीमून के लिए श्रीलंका जा रहे हैं। अगर शालिनी अपनी माँ को ये नहीं बताती तो शालिनी की माँ पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवा देती। इस तरह से शालिनी और इशाक श्रीलंका आते हैं। एक दिन निमा शालिनी को कॉल करके इंडिया में जो हुआ वो सारी बात बताने लगती है कि एक्चुअली रमीज कहीं पर भी नहीं गया है, ये सब कुछ रमीज और आसिफा का खेल है। उसी तरह कुछ दिनों पहले निमा ने मुजीब नाम के एक लड़के से मिली। मुजीब चोरी चुपके निमा के ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर इसके साथ बलात्कार किया। गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद एक बंदा आकर शालिनी और इशाक का फोन जब्त कर लेता है। इस तरफ इंडिया में निमा पुलिस वाले के पास जाकर इसकी एफआईआर दर्ज करने की कोशिश करने लगती है कि आईएसआईएस ग्रुप का एक बहुत बड़ा एजेंडा है सर, ये लोग हर एक कंट्री में छुपे बैठे हैं। और सच में यहाँ पर निमा की स्पीच बहुत ही अच्छी होती है, कुछ सच्चाइयों को सामने रखती है, लेकिन कोई भी सबूत ना होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं होती। उसके बाद सीन इस तरफ शिफ्ट होता है अफगानिस्तान। एक दिन कुछ लोग शालिनी और उसकी छोटी बच्ची को कहीं पर ले जाने लगते हैं जबरदस्ती। किसी जगह पर ले जाकर शालिनी के हाथ से उसकी छोटी बच्ची छीन ले जाते हैं और इत्तेफाक से उस जगह पर इशाक मौजूद होता है। शालिनी को भी कैद करके बाकी लड़कियों के साथ बंद करके रखते हैं। जब भी इन लोगों का मन होता इनमें से एक लड़की को ले जाकर इसके साथ बलात्कार करने लगते हैं। सारी लड़कियों को गुलाम बना के रखते हैं। कुछ दिन यहाँ पर कैद में रखने के बाद ये लोग दोबारा इन लड़कियों को कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट करने लगते हैं। अब शालिनी ने मैप्स को अच्छी तरह से स्टडी करके रखा था, ये जानती है कि ये कहाँ पर है। अगर ये बॉर्डर पार कर लेगी तो इसकी जान बच सकती है। इस तरह से अपने साथ 2 और लड़कियों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी वो आतंकवादी इन लड़कियों को देखकर इनमें से 2 को गोली मार देते हैं। लकीली शालिनी बच जाती है। शालिनी अपना सफर तय करते हुए फाइनली बॉर्डर के पास पहुंच ही जाती है। एक्चुअली पहुंचती नहीं, बेचारी बेहोश हो जाती है। इस तरह से शालिनी इन पुलिस वालों के हाथ लगती है। शालिनी कहने लगती है कि अगर आप लोग मुझे इंडिया ले जाओगे तो मैं सारे लोगों को एक्सपोज कर दूंगी। पुलिस वाली कहने लगती है कि शालिनी तुम आतंकवादी हो, इसके काफी सारे सबूत हमारे पास है, तुम इनोसेंट हो, इसका सबूत बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फाइनली वो पुलिस वाले शालिनी को उसकी माँ से बात करने के लिए परमिशन दी जाती है। शालिनी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मैं यहाँ पर सेफ हूँ, मैं वापस इंडिया आने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। उसी तरह अपनी माँ से माफी मांगते हुए फोन काट देती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब कुछ रियल फुटेज को दिखाने लगते हैं, जैसे गीतांजलि के माँ बाप का बयान और उसी तरह निमा का बयान। शालिनी की माँ का भी इंटरव्यू लिया गया था, लेकिन इस फिल्म में ऐड नहीं किया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।